गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हमने ओसीएम में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें दो फंक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए। उसके लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहले हमने प्लानिंग के ऊपर बात किया, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर बात किया। आज हम थर्ड फंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही वीआईपी फंक्शन है ये, और इस फंक्शन का नाम है, आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से फंक्शन की आज बात होने जा रही है। तो आज का हमारा फंक्शन है स्टाफिंग। तो अगर इसमें आप ध्यान से देखेंगे बच्चा, अगर मैं इस आईएनजी को यहाँ से कट कर दूँ तो यहाँ पे सिर्फ बचता है स्टाफ। किसी भी कंपनी को आगे लेके जाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई होता है तो वो वहाँ के एम्प्लॉइज होते हैं। किसी फैक्ट्री का प्रोडक्शन सही टाइम पे कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, ये डिसाइडिंग फैक्टर वहाँ के वर्कर्स होते हैं। तो जितना बेस्ट आपका स्टाफ होगा, जितना बेस्ट आपके वर्कर्स होंगे, जितने बेस्ट आपके एम्प्लॉइज होंगे, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उतना ज्यादा ग्रोथ करते चले जाएगा। तो आज इसी फंक्शंस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। कुछ लाइंस के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर सबसे वीआईपी लाइन यहाँ पे आपके पास कोई है तो वो है पॉइंट नंबर 1। एक एक वर्ड आपको अच्छे से याद करना है, एक एक वर्ड का अंडरस्टैंडिंग आपको अपने दिमाग में बिठाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन के ऊपर जरा फोकस कीजिए, ईमानदारी से फोकस कीजिएगा। यहाँ पे लिखा है स्टाफिंग इज द प्रोसेस। तो आपको पहली लाइन में आपको ये दिमाग में बिठा लेना है कि स्टाफिंग एक प्रोसेस है। जैसे ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस था जिसके अंदर 2 स्टेप थे, वैसे स्टाफिंग भी एक प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे 2 स्टेप नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे स्टेप है। जैसे कि पहला स्टेप अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अट्रैक्टिंग। दूसरा स्टेप अगर आप चेक करेंगे रिक्रूटिंग। तीसरा स्टेप है सेलेक्टिंग, फिर है प्लेसिंग, फिर है अप्रेजिंग, फिर है रेम्युनरेटिंग, फिर है डेवलपिंग, और एंडिंग स्टेप है रिटेनिंग। अब एक एक वर्ड का मतलब हमें समझना है। पॉइंट नंबर 1 में सबसे पहला वर्ड है अट्रैक्टिंग। सर ये अट्रैक्टिंग क्या होता है? तो एग्जांपल के लिए अगर हम समझें तो मान लीजिए बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, उन जजेस के लिए मुझे ड्राइवर्स की जरूरत है। क्योंकि सर जो जजेस है बॉम्बे हाई कोर्ट के, वो बैलगाड़ी पे तो नहीं बैठ के आएंगे, कार पे ऐसे आएंगे। तो कार चलाने के लिए किसकी जरूरत है सर? ड्राइवर की जरूरत है। सर कितने ड्राइवर चाहिए आपको? सर मुझे कम से कम 10 ड्राइवर चाहिए। तो ये जो बात है कि मुझे 10 ड्राइवर चाहिए, ये क्या मैं सबके कान में जाके बोलने वाला हूँ, हेलो मुझे 10 ड्राइवर की जरूरत है? ये ऐसा नहीं होने वाला है। उसके लिए क्या करने वाले हैं सर? हम लोग अट्रैक्टिंग करेंगे। अट्रैक्टिंग मतलब जगह जगह हम लोग एडवर्टाइजमेंट करना चालू करेंगे, जगह जगह नोटिफिकेशन निकालना चालू करेंगे, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालेंगे कि हमें बॉम्बे हाई कोर्ट के जजेस के लिए ड्राइवर की जरूरत है। कितने ड्राइवर्स की जरूरत है? 10। तो इस तरह से लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि हाँ हमारे यहाँ पे वैकेंसी है। इसी प्रोसेस का नाम है अट्रैक्टिंग, मतलब लोगों को अट्रैक्ट करना। आप कभी देखिए बाजार में चले जाएंगे तो बहुत सारे दुकानों के बाहर वहां पे बोर्ड पे ये बात लिखी रहती है कि काम के लिए लड़के और लड़कियों की जरूरत है। ये क्या कर रहे हैं सर? अट्रैक्ट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी है। चलिए दूसरा करते हैं सर। दूसरा है रिक्रूटिंग। सर रिक्रूटिंग का मतलब क्या हुआ? तो सर अभी हमने कहा कि हमें 10 ड्राइवर्स की जरूरत है और सबको बता दिया गया। आपको यह भी मालूम होना चाहिए बच्चों कि बॉम्बे हाईकोर्ट के जो जजेस होते हैं, उनके जो ड्राइवर्स होती है, उनकी स्टार्टिंग सैलरी ही यहाँ से चालू होती है। 45,000 पर मंथ, ये उनकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है। और अगर सब कुछ सही से रहा, स्किल आपका अच्छा रहा, आपने ईमानदारी से काम किया, तो यही 45,000 की सैलरी सीधे सीधे पहुंच जाती हैं 90,000 पर मंथ। तो सोचिए बच्चों, एक ग्रेजुएट बंदा भी इतना सैलरी नहीं कमाता जितना बॉम्बे हाईकोर्ट के जजेस के ड्राइवर कमाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि पढ़ाई छोड़ देना है, चलो ड्राइवर बनेंगे, हैवी ड्राइवर, एक ही हाथ से कार को उल्टा पलटी मार रहे, ये नहीं करना है हमें। पढ़ाई करना है, लेकिन हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ चल रहे हैं। तो हमें 10 ड्राइवर की जरूरत थी, तो हमें एप्लीकेशन आ गया। मान लीजिए 1000 लोगों ने एप्लीकेशन दिया कि हाँ हम लोग ये ड्राइवर की नौकरी करना चाहते हैं। तो आप ईमानदारी से मुझे बताइए बच्चों, क्या लगता है आपको, क्या मैं 1000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाऊंगा? बिल्कुल नहीं, ये तो एकदम इलॉजिकल बात हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम लोग? हम एक सिंपल सा काम करेंगे, वो जो भी अपना रेज्यूमे भेजेंगे, वो रेज्यूमे को हम लोग चेक करेंगे कि हाँ जो रेज्यूमे में उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है वो हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई पर्सन है, पर्सन का नाम है गोलू शर्मा। गोलू शर्मा का मैं रेज्यूमे देख रहा हूं, तो रेज्यूमे में लिखा हुआ है ये पर्सन केजी फेल है।
तो अगर कोई पर्सन केजी फेल है और उसको बॉम्बे हाई कोर्ट का जज का मैं अगर ड्राइवर बना दूं, कितनी गलत बात हो जाएगी। तो वो रिज्यूमे में ऑन द स्पॉट फाड़ के फेंक दूंगा, मतलब रिजेक्ट कर दूंगा। कोई और पर्सन है सर जिसका नाम है मोलू देवी, तो अगर ये पर्सन है, इसका भी मेरे पास रिज्यूमे, ये 12वीं फेल है सर, ऐसे इंसान लोग को भी मैं ड्राइवर नहीं बनाना चाहूंगा, क्योंकि जज को आप रिप्रेजेंट करें तो कोई स्किलफुल पर्सन होना चाहिए, नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए, एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए, तो इनका भी रिज्यूमे मैं रिजेक्ट कर दूंगा। मैं उन लोगों का रिज्यूमे एक्सेप्ट करूंगा जो एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो पास हो, एटलीस्ट 12th तो पास हो। तो मतलब इन हजार में से मैं कम बहुत लोग को रिजेक्ट करते 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 सिर्फ 150 ऐसे कैंडिडेट्स मेरे पास बच रहे हैं जिनको मैं इंटरव्यू के लिए बुलाने वाला हूं। तो पहला काम था अट्रैक्टिंग, जिसमें हमने सबको बताया कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी है। दूसरा काम था रिक्रूटिंग, जिसमें हमने जो हमारे 1000 कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन आया था उसमें से छटिंग करते 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 सिर्फ 150 कैंडिडेट को हम इनवाइट करने वाले हैं। आगे तीसरा काम हमारा होगा सेलेक्टिंग। तो अब ये जो 150 कैंडिडेट हमारे पास आए, आपको क्या लगता है शक्ल देख के हम काम देने के, ओहो क्या शक्ल है, वेरी ब्यूटीफुल, आज ही आप ड्राइवर बनने के लायक है, ऐसा कुछ नहीं होता सर। उसके लिए हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस रखते हैं, हम उनका नॉलेज चेक करते हैं, नॉलेज चेक करने के लिए हम लोग उनका टेस्ट लेते हैं सर। टेस्ट लेने के बाद हो सकता है हम उनका ग्रुप डिस्कशन कराएं, ताकि हमको मालूम पड़े किसकी कैसी थिंकिंग है, थिंकिंग के कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, और एंडिंग में हम उनका नॉलेज चेक करने के लिए इंटरव्यू लेते हैं। ये पूरा एक प्रोसेस चलता है, तब जाके कहीं पे सामने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद हो गया प्लेसिंग। प्लेसिंग मतलब अब कौन सा कैंडिडेट किस डिपार्टमेंट में काम करेगा, कौन सा ड्राइवर किस जज के लिए काम करेगा, कितने बजे जज को लेके आना है, कितने बजे जज को लेके जाना है, ये सारी चीजें मुझे बतानी पड़ेगी। तो ये हो गया प्लेसिंग। प्लेसिंग के बाद कौन सा वर्ड आ गया सर, अप्रेजिंग। तो अगर स्टार्टिंग सैलरी में 45,000 पर मंथ दे रहा हूं, तो जिंदगी भर वही सैलरी नहीं होने वाली है। गारंटीड हम लोग कभी ना कभी इनका प्रमोशन करेंगे, 50,000 रुपए महीने पे लेके आएंगे, 50,000 रुपए महीना हो गया तो 60,000 रुपए महीने पे लेके आएंगे। इसको कहते हैं अप्रेजिंग। उसके बाद आगे क्या लिखा है सर, रेम्यूनरेटिंग। सर रेम्यूनरेटिंग का मतलब क्या होता है सर, कोई भी पर्सन फ्री में तो काम नहीं करने आया। अगर मैं भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं फ्री में नहीं पढ़ा रहा हूँ कि भंडारा चालू है आ जाओ फ्री में सबको पढ़ा के चले जाऊंगा, नहीं। उसके बदले में हम गारंटीड क्या चार्ज करते हैं, पैसा। तो कोई भी एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है तो उसके बदले में वो पैसा लेने वाला है। और उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट था डेवलपिंग। डेवलपिंग का मतलब क्या हुआ सर, कि मार्केट में नई नई चीजें आती रहती हैं, नए नए मशीन्स में चेंजेस होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं, तो उसके ऊपर ट्रेनिंग देना ताकि हमारा जो एम्प्लॉय है वो डेवलप हो जाए। मान लो मार्केट में नई कार आ गई सर, ऑटोमेटिक गियर उसमें होता है, सारी चीजें इलेक्ट्रिक वाला सिस्टम है, तो ड्राइवर को ये सारी बातें बतानी पड़ेगी हमको। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो हर एक कंपनी इसमें फेल हो जाती है लगभग लगभग, वो है रिटेनिंग। रिटेनिंग का मतलब ये हुआ बच्चों कि आपके पास जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, अगर वो ईमानदार है, हार्ड वर्किंग है, आपकी कंपनी के लिए डेडिकेशन के साथ काम करता है, तो आपको उस एम्प्लॉय को वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है ताकि वो एम्प्लॉय आपकी कंपनी छोड़ के ना जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो एम्प्लॉय आपकी कंपनी छोड़ के चला गया तो आपको दो नुकसान होने वाले। पहला नुकसान कि आपका इतना हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय आपकी कंपनी को छोड़ के चला गया। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाएगा आपका कि वो पर्सन अगर किसी आपके कॉम्पिटिटर वाली कंपनी को ज्वाइन कर लेता है, तो गारंटेड याद रखिएगा बच्चों आपको डबल नुकसान होने वाला है। तो एंडिंग वाला जो पार्ट है वो है रिटेनिंग, कि आप अपने एम्प्लॉय को रिटेन करके रख रहे हो, उसको कहीं जाने दे रहे नहीं हो। एग्जाम्पल से अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत फेमस बिजनेसमैन का अगर मैं नाम लूं आपके सामने, तो आपने शायद उस कंपनी का नाम भी सुना रहेगा, उनकी कंपनी का। ये कंपनी का नाम है बच्चा बोट, आपने शायद नाम सुना रहेगा। ये कंपनी के ओनर हैं, अगर आप नाम सुने रहोगे कभी, तो ये ओनर का नाम है सीए अमन गुप्ता सर। ये इस कंपनी के ओनर हैं, क्या नाम है, सीए अमन गुप्ता सर। ये पहले एक कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी का नाम आज मार्केट से गायब हो चुका है, आपने नाम सुना रहेगा, वो कंपनी का नाम है जेबीएल। इसके हर जगह आपको साउंड नजर आते थे, कोई भी साउंड बॉक्स होता था उस पे जेबीएल कंपनी का नाम लिखा होता था। तो पहले अमन गुप्ता सर यहाँ के एम्प्लॉय हुआ करते थे। जेबीएल कंपनी अच्छा खासा करोड़ों में पैसा कमा रहे थे, करोड़ करोड़ पैसा कमा रही थी। तो अमन गुप्ता सर ने अपने मैनेजर से कहा कि मेरी जो सैलरी है वो एटलीस्ट 50% से बढ़ाओ। लेकिन अमन गुप्ता सर को रिप्लाई मिलता है कि नहीं,
हम आपकी सैलरी ज्यादा से ज्यादा 10% या ज्यादा से ज्यादा 20%, इससे ज्यादा आपकी सैलरी बढ़ाने वाले नहीं है। ये बात अमन गुप्ता सर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वो JBL कंपनी को क्विट कर देते हैं और कौन सी कंपनी चालू करते हैं? बोट, इंडियन कंपनी। और आज उसका नतीजा देखिए सर, मार्केट से JBL कंपनी ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है। ये एक फॉरेन कंपनी थी। आज हर एक साउंड बॉक्स पे, हर एक हेडफोन पे ज्यादातर आपको एक ही कंपनी का नाम दिखेगा और वो कंपनी है बोट। तो इससे क्या समझ में आ रहा है बच्चा कि बड़ी बड़ी कंपनीज इसी पॉलिसी पे आके फेल हो जाते हैं कि अपने वर्कर को रिटेन करके रखना है। इसका सेकंड एग्जांपल अगर आपको समझना है तो आपने नाम सुना रहेगा सर, बहुत प्यारा नाम है कंपनी का। इनका नाम है गूगल बाबा। ये गूगल बाबा के जो CEO है ना, उनका नाम है सुंदर पिचाई सर। एक जमाना था गूगल को टक्कर देने वाली एक कंपनी हुआ करती थी, अब नहीं है मार्केट में, जिसका नाम था याहू। गूगल में जब सुंदर पिचाई सर एज अ एम्प्लॉय काम करते थे तो उनको ऑफर आया था याहू कंपनी से कि आप हमारे यहाँ पे ज्वाइनिंग कर लीजिए, हम आपको डबल सैलरी प्रोवाइड करेंगे। तो किसी भी एम्प्लॉय के लिए बहुत अच्छा ऑफर होता है कि सामने वाली कंपनी मेरे को डबल सैलरी ऑफर कर रही है तो मैं तो ज्वाइनिंग कर लूंगा। लेकिन उसी समय गूगल कंपनी के मैनेजमेंट ने सुंदर पिचाई सर को जाने नहीं दिया। उन्होंने उनकी सैलरी बढ़ाई और अपने कंपनी में ही रखा उनको। और आज देखिए मार्केट में आपको कहीं पे भी याहू कंपनी का नाम नहीं दिखेगा, हर जगह आपको गूगल ही नजर आएगा। क्यों? क्योंकि उस कंपनी ने अपने अच्छे से एम्प्लॉय को क्या करके रखा? रिटेन। तो याद रखिएगा बच्चों, ये सारी चीजें स्टाफिंग का पार्ट है। अब सेकेंड पॉइंट पे अगर हम लोग चले आ जाए तो बहुत सिंपल सा पॉइंट बोल रहा है, आपको बोल रहा है ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एवरी वेंचर इज बेस्ड ऑन। अगर आप ये वर्ड कट भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप डायरेक्ट लिख देंगे बेस्ड ऑन स्टाफिंग फंक्शन। तो जितना बेस्ट आपका स्टाफ होने वाला है उतना बेस्ट आपकी कंपनी आगे जाने वाली है। अगर आपका स्टाफ खराब है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं जाने वाली है। आप कभी गलती से रेस्टोरेंट गए हो तो रेस्टोरेंट में देखा रहेगा एक वॉचमैन रहता है सर, प्रॉपर कॉस्ट्यूम पहन के आपका वेलकम करने के लिए खड़ा रहता है। अगर कोई वॉचमैन हमारा वेलकम कर रहा है, हमें बोल रहा है वेलकम सर टू द रेस्टोरेंट, हमें सैल्यूट कर रहा है, गुड मॉर्निंग बोल रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मान लीजिए उसी के जगह पे कोई ऐसा वॉचमैन वहां पे बैठा हुआ है जो हर वक्त विमल खाते रहता है सर, तो विमल खाएगा, रखा है मुंह में, आप वेलकम कर रहे हैं, वो बोलेगा वेलकम सर, और आपके मुंह पे पूरा विमल का आ जाएगा और बोलेगा बोलो जुबा केसरी। तो आप ऐसे एम्प्लॉय को बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि स्टाफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, याद रखिए। नेक्स्ट वाला अगर हम लोग ध्यान दें तो नेक्स्ट वाला फंक्शन हमें कहता है कि द नीड ऑफ स्टाफिंग अराइजेस सिंस द इनिशियल पीरियड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल, आरती ग्रुप ट्यूशन पिछले 8 सालों से मार्केट में काम कर रहा है, 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो जब से ये क्लास बना है आज तक की बात देख लो, हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए एक अलग टीचर रखा गया है। साइंस पढ़ाने के लिए अलग टीचर, मैथ्स पढ़ाने के लिए अलग टीचर, मराठी पढ़ाने के लिए अलग टीचर, कॉमर्स के लिए अलग टीचर, साइंस के लिए अलग टीचर। ये क्या है सर कि स्टार्टिंग से ही हम लोग को किसकी जरूरत पड़ गई? स्टाफ। जैसे ही आपने ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया आपको स्टाफ चाहिए, मतलब चाहिए, इसीलिए बोला कि द नीड ऑफ स्टाफिंग arises since the initial period of the organization। नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं सर, बहुत ही प्यारा सा पॉइंट आपके लिए लिखा गया है। नेक्स्ट वाला पॉइंट बोलता है ड्यू टू प्रमोशन, ट्रांसफर, बिजनेस एक्सपांशन, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, एक्सीडेंट, डेथ ऑफ एम्प्लॉय एक्सेट्रा, वैकेंसीज आर क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जगह कब खाली होती है तो उसके अलग अलग रीजन होते हैं। पहला रीजन प्रमोशन लिखा हुआ है। मान लीजिए कोई पर्सन अच्छे से मुंबई पुलिस में ज्वाइनिंग लेता है, वो अब बन गया है उसके यहाँ का हवलदार, कांस्टेबल। तो क्या वो जिंदगी भर हवलदार रहने वाला है? नहीं सर, कभी ना कभी तो उसका प्रमोशन होगा। प्रमोशन होने के बाद आज वो ऑफिसर बन गया है, इंस्पेक्टर बन गया है बच्चा। तो ये हवलदार तो ऑफिसर बन गया, लेकिन इस हवलदार की जगह तो खाली हो गई ना, उसी को कहते हैं वैकेंसी। दूसरा क्या है सर? ट्रांसफर। मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी का मुंबई का जो मैनेजर है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैंने उसको ट्रांसफर करके बोला कि सर अब से आप हमारी कंपनी के गोवा वाली ब्रांच संभालेंगे। तो मुंबई से ट्रांसफर कहाँ हो गया सर? गोवा में। तो मुंबई में अब एक नए मैनेजर की वैकेंसी आ गई सर, ये बात ध्यान रखिए। तीसरा क्या है एग्जांपल सर? बिजनेस एक्सपेंशन।
आज आरती ग्रुप ट्यूशन एक ब्रांच के साथ काम कर रहे हैं सर। कल सचिन सर बहुत पैसा छापना चालू कर दिए, उन्होंने नया ब्रांच चालू कर दिया डोंबिवली, तो डोंबिवली में हमें नए स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। फिर पैसा कमाना चालू किया तो अगला ब्रांच हम मुंबई में चालू करेंगे, और पैसा कमाना चालू कर दिया तो अगला ब्रांच हम लोग दुबई में चालू कर देंगे, दुबई के बच्चे लोग को पढ़ाएंगे। और पैसा आना चालू हो गया तो अगला ब्रांच डायरेक्ट चांद पे चालू कर देंगे, मून पे चालू करेंगे, एलियन विलियन लोग को भी पढ़ाएंगे सर। तो वहां पे भी स्टाफ की जरूरत पड़ने वाली है। तो बिजनेस जैसे एक्सपांड होता है वैसे वैसे लोगों की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिटायरमेंट, कि अगर कोई पर्सन अब रिटायरमेंट की एज में आ गया है, 60 साल की एज हो गई है, वो बुढ़ा हो गया है, बुढ़ी हो गई है, अब वो हमारी कंपनी छोड़ के जा रहा है, तो वैकेंसी तो गारंटीड आने ही वाली है। उसके बाद है रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन मतलब सामने से एम्प्लॉय आके बोल रहा है मैं आपकी कंपनी में काम नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं, और हमने बोला हाँ तू ठीक है तू चले जा, क्योंकि तेरे जगह पे हम किसी और को लेके आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है एक्सीडेंट, कि फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे थे, अचानक से बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया फैक्ट्री में, तो बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट हो गया, बहुत लोग जल गए सर, बहुत लोग कोमा में पहुंच गए सर, बहुत सारी चीजें होती है। और नेक्स्ट वाला पॉइंट है डेथ ऑफ एम्प्लॉय। डेथ ऑफ एम्प्लॉय मतलब ऑन द स्पॉट सामने वाले की डेथ हो गई। ये वो सारे रीजन है जिसके वजह से किसी भी कंपनी में वैकेंसी आती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वाला कुछ पॉइंट्स और रह गए बच्चा, ये देखिए। नेक्स्ट वाला पॉइंट बोलता है स्टाफिंग फंक्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप बात कीजिए बच्चा, अगर सिर्फ क्लासेस की बात करें, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए एक ऐसा स्टाफ है कि बच्चों का डाउट आ रहा है तो मैं बच्चों को क्लियर कर दे रहा हूँ, उनके डाउट को ऑन द स्पॉट क्लियर कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई ऐसा स्टाफ है कि बच्चों को डाउट आ रहा है तो डायरेक्ट बच्चों को गाली दे रहा है, तेरा लेक्चर में किधर ध्यान था, एक नंबर का बही ले तू, एक नंबर का दिमाग से पैदल ले तू। तो सर स्टाफ से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपका स्टाफ अच्छा है, टैलेंटेड है, कम्युनिकेशन स्किल रखता है, तो गारंटेड आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, जस्टिफाई में भी पूछा जाएगा, याद रखिएगा। सबसे पहले बोला गया राइट पर्सन होना चाहिए, राइट जॉब होना चाहिए, और राइट पे होना चाहिए। ध्यान से फिर से बोलिए, एक तो राइट पर्सन होना चाहिए, फिर राइट जॉब होना चाहिए, फिर राइट पे। सबसे पहले सही इंसान का सिलेक्शन करो, उसको सही काम दो, और उसको सही पेमेंट भी करो। सही इंसान का सिलेक्शन कर लिया, कोई इंसान टीचिंग में बहुत बेस्ट है, आप उससे साफ सफाई करवा रहे हैं, गलत काम करवा रहे हैं सर। कोई इंसान एडिटिंग में बहुत बेस्ट है, आपको उससे एडिटिंग का काम करवाना चाहिए, ना कि मार्केटिंग का काम करवाना चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट राइट पे, जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना पेमेंट मिलना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और नेक्स्ट आपका सेकंड लास्ट पॉइंट आपके लिए जो रह गया है वो ये है, मिडल लेवल मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन। तो एम्प्लॉय का सिलेक्शन करना है, रिक्रूटमेंट करना है, ट्रेनिंग करना है, ये सारा काम कंपनी के मिडल लेवल मैनेजमेंट के पास है। और एंडिंग बोलता है टॉप लेवल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद प्रमोशन एंड कंपनसेशन। किसको प्रमोशन देना है, किसको प्रमोशन नहीं देना है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी एम्प्लॉय का डेथ हो गया, तो कितना कंपनसेशन उनकी फैमिली वालों को देना है, ये सारा डिसीजन हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होता है। तो आज के लिए बच्चों हमने देखा कि स्टाफिंग के हमारे पास ये टोटल 8 पॉइंट्स थे, ये आपको ईमानदारी से याद करने हैं, एकदम ईमानदारी से, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके इंपॉर्टेंस की तरफ बढ़ सकें। सिर्फ 7 महीने की आपकी ये जर्नी है, दिसंबर तक आपका पोर्शन आराम से कंप्लीट हो जाएगा सर। ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए, आपको कोई भी डाउट है आप आराम से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय दोस्तों।